नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सही और स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे हमारी जो राजनीतिक विज्ञान की बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट, भारतीय संविधान। देखिए, भारतीय संविधान संविधान क्या होता है। किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं। जो नियम और कानून होते हैं उनको एक बुक में लिख दिया जाता है। ठीक है, उसी बुक का नाम क्या होता है, संविधान। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, भारत के संविधान के बारे में। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो, देश में संविधान की आवश्यकता, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं वो जानेंगे, इसका विशेषताओं की परिचय पढ़ेंगे, और भारतीय संविधान की विभिन्न विशेषताएं, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, और किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों है इसके बारे में जानेंगे। देश में संविधान की आवश्यकता। संविधान नियमों और सिद्धांतों का समूह है जिस पर देश के सभी लोग सहमत हो सकते हैं, और यह आधार बनता है कि वे देश को किस प्रकार संचालित करना चाहते हैं। तो संविधान क्या है, संविधान एक बुक है जिसमें कुछ नियम और कानून बनाए हैं देश में, तो वो लिखे गए हैं, और उन जो संविधान है हमारा वो ही सर्वोच्च कानून है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को भी परिभाषित करता है। जैसे हम देख सकते हैं, उदाहरण के लिए नेपाल के पहले के संविधान में कहा गया था कि देश का शासन राजा और उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाएगा। जो नेपाल का जो पहले का संविधान था उसमें कहा गया था कि जो देश का शासन है कौन चलाएगा, राजा और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा चलाया जाएगा। संविधान अक्सर ऐसे नियम बनाता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग को भी रोकते हैं। जैसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों पर अनुभाग में कई कानून शामिल है। जो राजनीतिक नेता होते हैं उनके जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो उस सत्ता में आने के उस दुरुपयोग को ये रोकते हैं। ठीक है, जो कानून बनाए जाते हैं वो उनको रोकते हैं। लोकतंत्र में संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि एक प्रभावशाली समूह अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरे कम शक्तिशाली लोगों या समूह के खिलाफ ना करे। तो जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में संविधान में ये भी कहा गया है कि जो भी कोई प्रभावशाली समूह है तो वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरे जो कम शक्तिशाली लोग हैं उनके विरुद्ध ना करे। संविधान हमें कुछ ऐसे निर्णयों से बचाता है जो हमारे लिए घातक हो सकते हैं। संविधान जो कुछ ऐसे निर्णयों से बचाता है जो हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, यह संभव है कि लोकतंत्र में रहने वाले कई लोग यह दृढ़ता से महसूस करें कि दलीय राजनीति इतनी कठोर हो गई है कि हमें इसे सही करने के लिए एक मजबूत तानाशाह की आवश्यकता है। हालांकि लंबे समय में तानाशाही शासन उपयुक्त नहीं होगा। जो किसी दल विशेष की जो राजनीति है वो इतनी कठोर हो गई है कि हमें एक किसी मजबूत तानाशाह की आवश्यकता होती है, लेकिन जो तानाशाही शासन होता है वो लंबे समय तक सही नहीं होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की विशेषताएं पूछ ली जाती है, क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, परिचय। औपनिवेशिक राज्य के तहत दमनकारी शासन के लंबे अनुभव ने भारतीयों को आश्वस्त किया कि स्वतंत्र भारत एक लोकतंत्र होना चाहिए। अब औपनिवेशिक क्या होता है, देखो, हम इसको औपनिवेशिक भी बोलते हैं और उपनिवेश भी बोलते हैं। औपनिवेशिक ये होता है कि किसी शक्तिशाली देश के द्वारा किसी कमजोर यानी कम शक्तिशाली देश पर अपना अधिकार कर लेना। जैसे भारत पर ब्रिटेन ने अधिकार किया था वैसे ही। ठीक है, जिसमें सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और सभी को सरकार में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो लोकतंत्र में क्या होता है, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है और सभी को सरकार में भाग लेने यानी चुनाव में वोट डालने का अधिकार सबको होता है। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी नीति में शामिल किया। देखो, 1934 में जो कांग्रेस थी उसने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ठीक है,
तो संविधान सभा की गठन की मांग कब की गई थी पहली बार? 1934 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में 1885 में बम्बई में हुई थी। तो इन्होंने क्या कहा था? संविधान की मांग की थी 1934 में। दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। लगभग इसमें 300 लोगों ने योगदान दिया। तो जो संविधान सभा थी उसने दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान तैयार किया। ठीक है, एक प्रारूप बनाया कि भाई हमारा जो संविधान है हम जो वो किस प्रकार का होना चाहिए, तो उसके बारे में इन्होंने लिखा है, एक प्रारूप तैयार किया। संविधान बनाते समय विभिन्न बातों को ध्यान में रखा गया क्योंकि देश कई अलग अलग समुदायों से बना था जो अलग अलग भाषाएं बोलते थे। जब हमारा संविधान बनाया गया था तो बहुत सारी बातों को ध्यान रखा गया था क्योंकि जो देश है हमारा, जो भारत है, तो यह विविधताओं वाला देश है। ठीक है, हम पढ़ते भी है विविधता में एकता, एकता में विविधता। ठीक है, तो भारत जो है वो विविधताओं वाला देश है। यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे समुदाय और अलग अलग भाषाएं भी वो बोलते हैं। तो अलग अलग धर्मों के थे और उनकी संस्कृतियाँ भी अलग अलग थी। तो हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विभिन्न प्रमुख विशेषताएं। तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद रखना। देखो, संघवाद, पहली विशेषता क्या है? संघवाद। देखो, संघवाद क्या होता है? जो किसी भी देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। ठीक है, तो वही क्या? संघवाद, एक से ज्यादा स्तरों की सरकार। यानी हमारा जो भारत है यहाँ पर 3 स्तरों पर सरकारें हैं, केंद्र स्तर पर, फिर राज्यों में राज्य स्तर पर और पंचायती राज। ठीक है, तो संघवाद इसका मतलब है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। भारत में सरकार के 3 स्तर है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और पंचायती राज। तो भारत में जो सरकारें हैं उनके 3 स्तर है। संविधान में हर सरकार की शक्ति का निर्धारण किया गया है। तो संविधान में बताया गया है कि हर सरकार को किस प्रकार की शक्ति मिलेगी। पहली विशेषता हमने पढ़ ली संघवाद। दूसरी है संसदीय शासन प्रणाली। भारत का संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? सभी वयस्कों को जो 18 साल से ऊपर है उनको वोट देने का अधिकार, वही होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सभी नागरिकों के लिए इसका मतलब है कि भारत के लोगों की अपने प्रतिनिधियों को चुनने में प्रत्यक्ष भूमिका है। तो जो यहाँ पर जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको हम चुनकर ही, यानी हम डायरेक्ट वोट देते हैं, उसके बाद ही उनको भेजा जाता है। देश का प्रत्येक नागरिक चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, चुनाव लड़ सकता है। तो देश का वह प्रत्येक नागरिक जो किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि का, यानी कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म का हो, जाति का हो, समुदाय का हो, ठीक है, तो वो चुनाव लड़ सकता है, उसकी पूरी स्वतंत्रता है। ठीक है, तो पहला पढ़ा हमने संघवाद, सेकंड पढ़ा हमने संसदीय शासन प्रणाली, थर्ड है शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों को यानी बांट देना, पृथक्करण यानी अलग अलग कर देना, बांट देना। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग है? राज्य के कितने अंग है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका से तात्पर्य हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों से है। विधायिका में कौन जाते हैं? जो हमारे निर्वाचित व्यक्ति होते हैं वो। कार्यपालिका लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और सरकार चलाने के लिए जिम्मेदार है। तो कार्यपालिका क्या है? एक लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करेंगे और सरकार चलाने की जिम्मेदारी इनकी होती है, कार्यपालिका की। न्यायपालिका से तात्पर्य इस देश में न्यायालयों की प्रणाली से है। प्रत्येक अंग दूसरे अंगों पर नियंत्रण के रूप में कार्य करता है जिससे राज्य के अन्य अंगों के बीच संतुलन सुनिश्चित होता है। ठीक है, तो हमने कितनी विशेषताएं पढ़ ली अभी तक? 3।
पहली संघवाद, दूसरी संसदीय शासन प्रणाली और तीसरी पढ़ी हमने शक्तियों का पृथक्करण। अब हम पढ़ेंगे चौथी विशेषता मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है। जो मौलिक अधिकार है इन्हें भारत के संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार है वो देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के जो मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान बहुसंख्यकों के विरुद्ध अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी गारंटी देता है। मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। किनका? मौलिक अधिकारों का दोहरा यानी डबल उद्देश्य है। तो मौलिक अधिकारों का दोहरा उद्देश्य बताया अम्बेडकर जी ने। तो पहला उद्देश्य क्या है? हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। दूसरा उद्देश्य है कि ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अधिकार कर लेना इसको। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व भी है जिनका उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक सुधार करना है और गरीबी को दूर करना भी नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। देखिए मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार हम विशेषता पढ़ रहे हैं। तो इसका 6 मौलिक अधिकार है हमारे संविधान में। तो पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये 6 मौलिक अधिकार याद होने चाहिए, ये पेपर में पूछे जाते हैं बेटा। तो समानता का अधिकार, समानता का अधिकार क्या होता है? कानून के सामने सभी व्यक्ति समान है। इसका मतलब है कि देश के कानून द्वारा सभी व्यक्तियों को समान रूप से संरक्षण दिया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर भी सभी को बराबर अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकता है। तो जहाँ राज्य जो शब्द आ रहा है तो ये देश के लिए आ रहा है। ठीक है, अब हम दूसरी विशेषता पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने, जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। तो हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता, सभा करने की, संगठन बनाने की हमें स्वतंत्रता है। भारत के देश के किसी भी भाग में आने जाने, वहाँ रहने की स्वतंत्रता है। हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी कारोबार कर सकते हैं, तो इन सब की हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। तीसरी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरन श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया? मानव व्यापार, आप मानवों का व्यापार नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती किसी से कोई श्रमिक काम नहीं करवा सकते हैं और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर नहीं रख सकते हैं, ये अपराध है। ठीक है, तो ये किसमें आएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। तो सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा से धर्म अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो भी अल्पसंख्यक है तो वो अपने भाषाई लोगों का या धार्मिक लोगों का जो अल्पसंख्यक है तो ये अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, अपने संस्थान खोल सकते हैं। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार में क्या कहा गया है, यदि कोई भी भारत का नागरिक है और कोई भी नागरिक है और उसको ये लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो अदालत में जा सकता है। हमारी पांचवी विशेषता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जिसमें राज्य आधिकारिक तौर पर किसी एक धर्म को राज्य धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। भारत में आधिकारिक तौर पर कोई धर्म नहीं है। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है किसी एक धर्म को मान्यता ना देना। ठीक है, जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान ने अपने आप को मुस्लिम देश बता रखा है, तो भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भारत का कोई स्पेशल धर्म नहीं है, तो इसलिए आधिकारिक तौर पर कोई धर्म नहीं है भारत का। ठीक है, तो ये विशेषता याद रखना और अच्छे से वीडियो को देखना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना और कमेंट करना। ठीक है बच्चों, और अच्छे से पढ़ाई करना। थैंक यू।